Namaskar. Life of Swami Vivekanand by his Eastern and Western disciples. कॉलेज के दिन। हमारे चैनल रामकृष्ण का नरेन में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने सुना कि 1877 में जब नरेन अपने पिता के साथ रायपुर गए तो उनकी यात्रा ने न केवल उन्हें भारत की प्राकृतिक सुंदरता से मोहित किया, बल्कि उनके भीतर ईश्वर की असीम शक्ति और प्रेम के प्रति गहरी आस्था भी जगा दी। आगे हम सुनेंगे 1880 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश के बाद उन्होंने यूरोपीय शैली की पोशाक अपनाई। मलेरिया के बावजूद उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से F.A. परीक्षा उत्तीर्ण की। इस दौरान उन्होंने तर्कशास्त्र, दर्शन, संस्कृत, इतिहास और मनोविज्ञान का गहरा अध्ययन किया और मान्यताओं को चुनौती देते हुए विश्लेषणात्मक सोच विकसित की। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत और प्रेरक जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। कॉलेज के दिन, एपिसोड 11। पिछले भाग में हमने नरेन के बचपन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग सुना। 1877 में जब नरेन अपने पिता के साथ रायपुर गए तो उस यात्रा ने उन्हें न केवल प्राकृतिक सुंदरता से मोहित किया, बल्कि उनके भीतर ईश्वर की असीम शक्ति और प्रेम के प्रति गहरी आस्था भी जगाई। आगे इस यात्रा को हम जारी रखते हैं और सुनते हैं अगली गाथा। जय स्वामी विवेकानंद। 1880 के जनवरी में नरेन का एडमिशन प्रेसिडेंसी कॉलेज के कला वर्ग में हुआ। वे अभी 17 साल के थे, वयस्क हो रहे थे, शरीर मांसल, चुस्त और स्थूल था। कॉलेज सरकार द्वारा चलाया जाता था और प्रोफेसर अधिकतर यूरोपीय होते थे। छात्रों के लिए यूरोपीय पोशाक पहननी आवश्यक होती थी और कलाई घड़ी भी छात्रों को पहननी पड़ती थी। नरेंद्र को भी अल्पाका चपकन, जो एक ढीला और लंबा लबादा जैसा होता था, और पतलून पहनना पड़ा। उन्होंने स्विस निर्मित कलाई घड़ी भी पहनी। 1 वर्ष तक नियमित रूप से प्रेसिडेंसी कॉलेज जाते रहे, लेकिन दूसरे साल उन्हें मलेरिया हो गई। परिणाम स्वरूप कक्षा में उपस्थिति कम हो गई और उन्हें FA की परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति नहीं मिली। लेकिन स्कॉटिश जनरल मिशनरी बोर्ड द्वारा स्थापित और अब स्कॉटिश चर्च कॉलेज के रूप में जानी जाने वाली जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन ने उन्हें अनुमति दे दी और FA परीक्षा के लिए उन्हें भेज दिया। प्रवेश परीक्षा की पूर्व संध्या पर कठोर अध्ययन और तप साधना ने उनके स्वास्थ्य को कुछ हद तक प्रभावित कर दिया। इसीलिए FA की परीक्षा देने से पहले नरेंद्र अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए गया चले गए और परीक्षा से कुछ महीने पहले ही कलकत्ता वापस लौटे। 1881 में उन्होंने द्वितीय श्रेणी में कला परीक्षा पास की और 1884 में कला स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने तक उसी संस्थान में अध्ययन करते रहे। इस स्कॉटिश चर्च कॉलेज के संबंध में उल्लेख किया जा सकता है कि जब नरेंद्र जनवरी 1897 में स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध होकर पश्चिम से कलकत्ता लौटे थे, तो इस कॉलेज के छात्र ही थे जिन्होंने उस गाड़ी को रोक लिया
जिसमें वे अपने कुछ यूरोपीय और भारतीय प्रशंसकों के साथ सवार थे। घोड़ों को खोल दिया और गाड़ी को खुद खींचा। एक छात्र के रूप में नरेंद्रनाथ की स्मृति अभी भी संस्थान में सुरक्षित है। नरेंद्र के कॉलेज के दिनों में जबरदस्त बौद्धिक उथल पुथल और आध्यात्मिक उथल पुथल से उन्हें गुजरना पड़ा था। आगे हम विस्तार से इसकी समीक्षा करेंगे। एफए परीक्षा के लिए उन्होंने जो पाठ्यक्रम चुना था, सिलेबस चुना था, वे प्रवेश परीक्षा के लिए उनके द्वारा लिए गए विषयों का ही विस्तार था। अंग्रेजी द्वितीय भाषा, इतिहास और गणित के अलावा उन्होंने एफए परीक्षा के लिए तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान भी चुना था। उन्होंने बीए परीक्षा के लिए भी वही विषय चुने थे। केवल अंतर यह था कि उन्नत पाठ्यक्रम में तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान की जगह दर्शन शास्त्र ने ले ली थी। वे अध्ययन के लिए इन विषयों को प्राथमिकता दे रहे थे, क्योंकि अपने पिता के मार्गदर्शन में उन्होंने सीखा था कि ये सबसे अच्छे तरीके से मस्तिष्क और संवेदनशीलता के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। वे साहित्य के प्रति समर्पित थे। उन्होंने रचना और वक्तृता की कलाओं में बहुत प्रगति की। उन्होंने दर्शन शास्त्र और तर्कशास्त्र में गहरी रुचि दिखाई। इन अध्ययनों के दौरान वे और अधिक संयमित होते गए। उन्होंने पाया कि उनका विकास गहन अध्ययन की दिशा में था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा और विशेष रूप से बातचीत और वाद विवाद की कलाओं में महारत हासिल करने के लिए बहुत प्रयास किए, जिसमें वे उत्कृष्ट थे। वास्तव में वे इस संबंध में कॉलेज के नेता बन गए थे। नरेंद्र को अपनी पढ़ाई को विश्वविद्यालय के सिलेबस तक सीमित रखने की आदत नहीं थी। पहले 2 वर्षों में उन्होंने पश्चिमी तर्कशास्त्र की उत्कृष्ट कृतियों पर गहन पकड़ बना ली थी और तीसरे और चौथे वर्ष में उन्होंने पश्चिमी दर्शन के साथ साथ यूरोप के विभिन्न देशों के प्राचीन और आधुनिक इतिहास पर भी महारत हासिल कर ली। नवंबर 1881 में जब नरेंद्र एफए के सेकेंड ईयर में थे, तो उनकी पहली मुलाकात श्री सुरेंद्रनाथ मित्रा के घर पर सिमुलिया में श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। यहां यह जानना दिलचस्प है कि उन्होंने पहली बार महान संत के बारे में कैसे सुना। उस समय प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर विलियम हेस्टी जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल थे। एक दिन अंग्रेजी के प्रोफेसर की अनुपस्थिति में उन्होंने साहित्य की कक्षा ली।
वे वर्ड्सवर्थ के एक्सकर्शन की व्याख्या कर रहे थे, जिसमें समाधि की स्थिति का उल्लेख है। ये एक तरह से निर्विकल्प समाधि की अवस्था है, जिसकी झलक कवि ने प्रकृति की सुंदरता पर विचार करते हुए देखी थी, लेकिन छात्रों को समझ में नहीं आया कि वे समाधि से क्या मतलब रखते हैं। प्रोफेसर हेस्टी ने तब कहा, ऐसा अनुभव मन की शुद्धता और एकाग्रता का परिणाम है। वास्तव में यह दुर्लभ है, खासकर आजकल के समय में। मैंने केवल एक व्यक्ति को देखा है जिसने मन की उस धन्य अवस्था का अनुभव किया है, और वे हैं दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस। आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस तरह नरेन ने पहली बार अपने भावी गुरु के बारे में सुना, न कि ब्रह्म समाज के माध्यम से जिसके वे सदस्य थे। कॉलेज में नरेंद्र के मित्र और परिचित उन्हें राजसी आचरण और आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में याद करते थे। लगता था मानो वे राजसी परिवार में जन्मे हो। भारतीय और अंग्रेजी दोनों प्रोफेसर का ध्यान आकर्षित करते थे। वे उनके महत्वाकांक्षी दिमाग और उनके व्यक्तित्व की छिपी शक्तियों को पहचानते थे। उनके बारे में प्रिंसिपल विलियम हेस्टी ने कहा, नरेंद्रनाथ वास्तव में एक जीनियस व्यक्ति हैं। मैंने दूर दूर तक यात्रा की है, लेकिन मुझे अभी तक उनके जैसी प्रतिभा और संभावनाओं वाला कोई लड़का नहीं मिला। यहां तक कि जर्मन यूनिवर्सिटीज में भी एक से एक दार्शनिक छात्रों के बीच भी वे अपनी छाप जरूर छोड़ेंगे। एफए परीक्षा पास करने के बाद नरेंद्र ने अपनी बौद्धिक गतिविधियों में एक मौलिकता विकसित की, और वो मौलिकता थी हर चीज को तर्क से परखना। मनोरंजन के समय भी वे अध्ययन के समय शुरू हुई चर्चाओं को जारी रखते थे। वे उन लोगों से बहस करते थे जो उनके दृष्टिकोण को चुनौती देते थे, और हमेशा सफल होते थे। वे छात्रों के बीच एक शेर थे, पारंपरिक विचारों को चुनौती देते थे, प्रखर और अथक ऊर्जा वाले थे, और उनकी बातचीत का विषय अंतहीन हुआ करता था। कॉलेज के दिनों में उनमें एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हुआ। उनका मस्तिष्क विश्लेषणात्मक हो गया, और इसी कारण उन्होंने कल्पना को तर्क की मांगों के अधीन कर दिया। उन्होंने स्वयं को भी अपने समय की जरूरतों और भावनाओं से जोड़ा, और हिंदू धर्म का कठोर विश्लेषण किया। हम बाद में इसका परिणाम भी देखेंगे। उन्होंने मांग की
कि उनके विश्वास की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उस विश्वास का चरित्र कुछ भी हो। और ज्ञान का लालच उन्हें हमेशा रहता था। वे जन्मजात आदर्शवादी और सत्य के साधक थे, जो केवल सांसारिक भोगों से संतुष्ट नहीं हो सकते थे। उन्हें प्रकृति के उस पर्दे को भेदना था, लेकिन साथ ही साथ उनके तर्क को भी संतुष्ट होना था। उनके चेतन मन की सतह के नीचे वास्तविकता की इच्छा की प्रबल धारा बहती थी, जिसने उन्हें अपने शुरुआती वर्षों से ही यह अनुभव करा दिया था कि उनका जीवन सबसे अलग होना था। उनका एक और पक्ष था, जो उनके बौद्धिक स्वभाव की गंभीरता को कम करता था। वे हमेशा की तरह रोमांच के लिए उत्सुक रहते थे। छात्रों में सबसे बुद्धिमान थे और किसी भी परिस्थिति का हास्य पक्ष खोजने वाले पहले व्यक्ति थे। कॉलेज के दिनों में वे खुशमिजाज थे और सभी उनके साथ घुल मिल गए थे। जब वे कहीं घूमने जाते तो उनसे ज्यादा खुशमिजाज कोई नहीं होता था। कई बार ऐसा होता था कि गाड़ी में भरकर सड़कों पर नाचते गाते निकल जाते थे। जब कोई धार्मिक उत्सव होता था तो वे स्नान करने और तैरने के लिए गंगा में चले जाते थे, जिससे धर्म एक आनंदमय विषय बन जाता था। अन्य सार्वजनिक उत्सवों पर वे रात में रोशनी वाली सड़कों पर निकल जाते थे, दिलचस्प नजारों और उत्सवों की उत्सुकता से तलाश करते हुए। नरेन हमेशा नेतृत्व करते थे, हर अवसर का भरपूर आनंद लेते थे और उससे लाभ उठाते थे। सबका मनोरंजन करते थे। इन दिनों नरेंद्रनाथ ने अनजाने में ही अपने आसपास कई लोगों से दोस्ती कर ली थी, जो अंत तक बनी रही। कॉलेज जीवन के दौरान उनकी एक खासियत थी, दिखावट से नफरत। वे बांकापन को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उस व्यक्ति से खुलकर बात करते थे जो सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना अपना एकमात्र काम समझता था। वह व्यवहार या परिधान में किसी भी तरह की स्त्रैण प्रवृत्ति से घृणा करते थे। नरेंद्र की एक और विशेषता थी, दूसरों के प्रति उनकी सहानुभूति। उदाहरण के लिए उन दिनों महासभा की संस्था के लिए यह प्रथा थी कि वह उन लोगों की मदद करे जो धन की कमी के कारण आवश्यक शुल्क का भुगतान नहीं कर सकते थे। विशेष मामलों में कॉलेज शुल्क से छूट का भी प्रावधान था, लेकिन धन या छूट के लिए आवेदक की आवश्यकता को प्रमाणित करने से पहले उसका नाम मुक्त सूची में डाला जा सकता था। राजकुमार, जो एक सीनियर क्लर्क थे,
वे ऐसे मामलों में निर्णय लेते थे। अब ऐसा हुआ कि नरेंद्र के सहपाठी हरिदास परीक्षा से पहले आर्थिक कठिनाई में पड़े। वे कॉलेज शुल्क का भुगतान नहीं कर पाए। नरेंद्र ने अपने उस दोस्त को आश्वासन दिया कि वे देखेंगे और कुछ मदद करेंगे। 1-2 दिन बाद जब राजकुमार ने कार्यालय में छात्रों की भीड़ फीस और शुल्क जमा करने के लिए देखी, तो वहीं नरेंद्र भीड़ के बीच से निकलकर राजकुमार से बोले, सर, हरिदास अपना शुल्क देने में असमर्थ है। क्या आप उसे छूट दे सकते हैं? यदि आप उसे परीक्षा में जाने देंगे तो वो पास हो जाएगा, अन्यथा परीक्षा में असफल हो जाएगा। राजकुमार ने कहा, आपकी यह धृष्टता अनुचित है। बेहतर है कि आप अपना शुल्क चुकाएं। जब तक वह शुल्क नहीं चुकाता, मैं उसे नहीं भेजूंगा। इस तरह ठुकराए जाने पर नरेंद्र वहां से चले गए तो उनके मित्र को स्वाभाविक रूप से निराशा हुई। लेकिन नरेंद्र ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, आप निराश ना हो। बूढ़े को इस तरह से डांटने की आदत है। मैंने कहा ना कि मैं आपके लिए कोई रास्ता निकालूंगा। आप निश्चिंत रहें। जय स्वामी विवेकानंद।